नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके बुक चैनल पर। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। आज हम भारत का इतिहास, मध्यकालीन और पाल वंशजों के बारे में। सबसे पहले पाल पाल वंशजों में कौन कौन से शासक आए। तो पाल वंशजों में सबसे पहले महत्वपूर्ण तीन शासक आए: गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। अब हम गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, इनमें जो जो प्रश्न पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इसे हम डीपली जानेंगे, एकदम डीपली। शुरू करते हैं। पहले पाल वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, उसके बारे में, उनके महत्वपूर्ण वंशजों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। शशांक की मृत्यु के बाद 650 से 750 ईस्वी के मध्य बंगाल का इतिहास अराजकता तथा अस्तव्यवस्था से परिपूर्ण था, जिसका परिमाण था राजनीतिक विघटन। इसका परिमाण क्या था? राजनीतिक विघटन। अब बात करते हैं प्रश्नों की। तो बंगाल में पाल वंश की नींव किसने डाली? बंगाल में पाल वंश की नींव गोपाल ने डाली। इसका उत्तर है बंगाल में पाल वंश की नींव गोपाल ने डाली। तथा दूसरा प्रश्न है, पाल वंशजों ने बंगाल पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसका उत्तर है कि बंगाल पर पाल शासकों ने लगभग 4 शताब्दी 400 वर्षों तक राज किया। अब बात करते हैं गोपाल की, जो पाल वंश का पहला शासक था। गोपाल से संबंधित पहला प्रश्न कि गोपाल का जन्म कहाँ पे हुआ? तो गोपाल का जन्म पुंडरवर्धन बोगरा जिले में हुआ था। गोपाल का जन्म कब हुआ था? गोपाल का जन्म पुंडरवर्धन बोगरा जिले में हुआ था। अब बात करते हैं कि गोपाल का साम्राज्य कहाँ कहाँ पे स्थित था। गोपाल का साम्राज्य कहाँ कहाँ स्थित था? तो इसका उत्तर है कि गोपाल का साम्राज्य संपूर्ण बंगाल पर था। गोपाल का साम्राज्य संपूर्ण बंगाल पर था। तीसरा प्रश्न यह है कि गोपाल किसका अनुयायी था? गोपाल किसका अनुयायी था? तो इसका उत्तर है कि गोपाल जो बौद्ध का प्रबल अनुयायी था। तथा कला के क्षेत्र में गोपाल का क्या योगदान था? कला के क्षेत्र में गोपाल का योगदान यह था कि उसने उदंतपुरी आधुनिक बिहार शरीफ में बौद्ध विहार का निर्माण उसी ने करवाया था। इस प्रकार पाल वंश का पहला शासक गोपाल समाप्त होता है। और अब बात करते हैं धर्मपाल की। धर्मपाल कौन था? धर्मपाल जो गोपाल का उत्तराधिकारी पुत्र था। और राजारोहण के बाद धर्मपाल उस काल की दो प्रमुख शक्तियां प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के साथ संघर्ष में उलझ पड़ा। सबसे पहले पाल वंश का शासक गोपाल किन किन के हाथों पराजित हुआ? तो बात करते हैं कि पाल वंश का शासक धर्मपाल सबसे पहले वह प्रतिहार राजवंश के शासक वस्त्रराज के हाथों पराजित हुआ और उसके पश्चात वह राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के हाथों पराजित हुआ। लेकिन इस हार से उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और जब धर्मपाल पराजित हुआ था, उसके कुछ समय बाद
उसके कुछ समय बाद ध्रुव दक्कन की ओर प्रस्थान किया, तो अब धर्मपाल को उसकी उम्मीद से ज़्यादा फायदा हुआ। और उसको क्या फायदा हुआ, ये प्रश्न बनता है। तो उसने सबसे पहले धर्मपाल ने कन्नौज गद्दी पर चक्रयुद्ध को बैठाया और उसने अपने राज्य के साम्राज्य को विस्तृत किया और बिहार और बंगाल जो सीधे उसके शासन के अधीन आते थे। इसके अलावा कन्नौज का राज्य धर्मपाल पराजित था, वहाँ का शासक को धर्मपाल ने नामजद किया था। कन्नौज से आगे पंजाब, राजपूताना, मालवा और बेरार के कई छोटे छोटे राज्य ने भी धर्मपाल की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। और अब वह अपने विजय अभियानों में लगातार सफल हो रहा था, तो उसके प्रतिद्वंदी नागवर द्वितीय ने एक बार फिर से उसको पराजित किया। और इस प्रकार और उसके पश्चात राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने भी उसको पराजित कर दिया। इस प्रकार उसने 32 वर्षों तक शासन किया। उसके पश्चात उनका बेटा देवपाल आया। इससे पहले हम ये जानेंगे कि धर्मपाल ने कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया। तो उसने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसका पहला योगदान ये था कि वह एक बौद्ध था और भागलपुर के निकट विक्रमशील में प्रसिद्ध महाविहार का निर्माण उसी ने ही करवाया था। और सोमपुर पारपुर के बिहार का निर्माण का श्रेय भी उसी को दिया जाता है। तारानाथ के अनुसार धर्मपाल ने 50 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की और वह बौद्ध लेखक हरिभद्र का संरक्षक भी था। अब बात करते हैं देवपाल की। देवपाल जो धर्मपाल का उत्तराधिकारी था, जिसे सर्वाधिक शक्तिशाली पाल शासक माना जाता था। अब प्रश्न उठता है कि पाल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था। तो पाल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक देवपाल था। उसने सर्वप्रथम उसने प्रतिहारों के शासक मिहिरभोज को हराया और उसका साम्राज्य हिमालय से विंध्य तथा पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों तक उसका साम्राज्य का विस्तार था। और उसने गुर्जरों तथा हूणों को पराजित किया तथा उत्कल और कामरूप पर अधिकार कर लिया। जिन हूणों तथा कम्बोज का शासक को देवपाल को पराजित किया, उसकी पहचान कभी स्थापित नहीं हो पाई। और अब बात करते हैं कि कला के क्षेत्र में देवपाल का क्या अपूर्व योगदान था। तो वह भी अपने पिता की तरह बौद्ध था और उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की ख्याति उसने विदेश में फैलाई। और एक शासक जो जावा के शैलेंद्र शासक बलपुत्र देव ने देवपाल के पास अपना राजदूत भेजकर उसने नालंदा के एक बौद्ध विहार को 5 गांव देने का आग्रह किया। देवपाल ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया तथा अब बात करते हैं कि ब्रजदंत जो किसके राज दरबार में रहते थे। ब्रजदंत जो धर्मपाल के राज दरबार में रहते थे और उन्होंने लोकेश्वर शतक नामक एक पुस्तक की रचना की थी। अब बात करते हैं अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में आया। तो ऐसे अधिकतर तो अपना उत्तर यही निकलेगा कि अरब यात्री सुलेमान तो मीरभोज के समय आया था, लेकिन वह मीरभोज जो धर्मपाल के समय का ही शासक था,
इसलिए प्रश्न यह भी बन के आ सकता है कि जो अरब यात्री सुलेमान था वह पाल शासक, कौन से पाल शासक के समय आया, तो वह देवपाल पाल शासक के समय भारत आया। तथा दूसरा प्रश्न कि रूमी किसे बताया गया है और किसने बताया है। रूमी पाल शासकों को बताया है और सुलेमान ने ही पाल शासकों को रूमी बताया है। इसका विवरण हमें 85 ईसा में मिलता है। अब बात करते हैं इनके प्रतिवर्ती पाल शासकों की। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल साम्राज्य के गौरव समाप्त हो गया और वह फिर से प्राप्त नहीं किया जा सका। और अब देवपाल के पश्चात उसका उत्तराधिकारी विग्रहपाल आया, जिसने 3-4 साल राज किया और विग्रहपाल ने गद्दी त्याग दी। विग्रहपाल के पश्चात उसका पुत्र नारायणपाल आया, जिसका शासनकाल बड़ा था। राष्ट्रकूट राजा अमोद वर्ष ने पाल शासक को पराजित किया और प्रतिहारों से धीरे धीरे पूर्व की ओर अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया। नारायणपाल न सिर्फ मगध से हाथ धोना पड़ा, अपितु राज्य का मुख्य भाग उत्तरी बंगाल भी उनके हाथों से निकल गया। यद्यपि उनके शासन के अंतिम चरणों में प्रतिहार से उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बिहार छीन लिया, क्योंकि प्रतिहार राष्ट्रकूटों के आक्रमण के कारण कमजोर हो गए थे। नारायणपाल का उत्तराधिकारी राज्यपाल था। राज्यपाल का उत्तराधिकारी गोपाल द्वितीय था, जो कालसुरी आक्रमणों के कारण लगभग नष्ट हो गया था। फिर पाल शासकों की गिरती हुई शाख को कुछ हद तक महिपाल प्रथम ने 98 ईसा पूर्व में अपने राज्यारोहण के बाद में संभाला। महिपाल के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल पर राजेंद्र चोल का आक्रमण था। राजेंद्र चोल ने उत्तरी अभियान का विवरण उनके तिरुमलाई शिलालेख से मिलता है। यद्यपि चोल आक्रमण द्वारा बंगाल में अपनी प्रभुता स्थापित नहीं हो सकी। उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल के अलावा महिपाल वर्तमान प्रभाव में उत्तरी बंगाल को भी वापस पाल राज्य में मिलाने में सफल रहा। महिपाल की सफलता उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार से ज़्यादा प्रभावशाली रही। यह बंगाल के एक बड़े भाग पर दोबारा अपना अधिकार जमाने में सफल रहा। उसकी सफलता का एक बड़ा कारण महमूद का लगातार आक्रमण था, जिसके कारण शायद उत्तरी भारत के राजपूतों की शक्ति तथा क्षीण हो गए थे और पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। और अंतिम प्रश्न कि पाल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो उन सभी कंपटीशन एग्जामिनरों के लिए है जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। और इस वीडियो में आपको पाल वंश के संबंधित संपूर्ण इतिहास के बारे में बताया गया है तथा इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और इनको ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।